स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक पढ़ चुके थे। उससे जो अगला अपना टॉपिक होगा वो है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद उससे अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। देखो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, देखते हैं हम पहले। दो चार्ज होंगे इसमें, एक चार्ज मैंने ये ले लिया, दूसरा चार्ज मैंने ये ले लिया। पहले इसकी परिभाषा देखो कि जो इसमें चार्ज होगा वो समान परिमाण का होगा। ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। यानी कि जो दोनों चार्ज आप लोगे उनका परिमाण समान होगा। मैंने मान लिया कि ये चार्ज मेरे पास क्यू है, तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया, क्यू। दोनों समान परिमाण के हो गए, लेकिन प्रकृति जो होगी वो विपरीत होगी। ये लो भाई, ये मैंने विपरीत प्रकृति दी। प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत। तो एक को मैंने प्लस बोल दिया और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया, माइनस। एक दूसरे से जिस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ये, वो डिस्टेंस मैंने 2l बोल दी। कई जगह 2a लिया हुआ होता है, कई जगह 2l बोल देते हैं। मैंने कितना ले लिया उसको, 2l। यानी कि ये जो सिस्टम मेरे पास अब बढ़ चुका है, 2l एक अल्प दूरी है। कैसी दूरी है? ये एक अल्प दूरी, ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है, अल्प दूरी लेते हैं, अल्प दूरी है। तो अब जो ये पूरा सिस्टम बन गया है मेरे पास यहाँ, इसे ही हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब जो सिस्टम बन गया इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा सुनना एक बार इसकी, कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हैं, तो बना निकाय हमारे पास क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव और कुछ नहीं होता। शायद यहाँ तक जो भी मेरी बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मेरी परिभाषा बोला है मैंने। आगे देखो इसी का एक टॉपिक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इसके बारे में सुनो। सबसे पहले दो बातें हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखेंगे हम P से। किससे लिखते हैं? P से। और देखो इसका मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में, ये विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, कोई सा भी ले लो आप, परिमाण लोगे तो ये भी प्लस क्यू हो जाएगा और ये भी प्लस का क्यू हो जाएगा। किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 2l, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच की दूरी 2l लिख दी, दोनों को गुणा करा दिया तो गुणनफल हो गया, गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया हमारे पास, P = Q × 2l। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखो कुछ बातें सीखते हैं इसी के बारे में। सबसे पहली बात राशि की कर लेते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और सदिश राशि होती है जिसके ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूं। ठीक है। राशि के बाद में हम मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक देखो फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले Q है ना, तो Q का मात्रक हो गया कूलाम इनटू, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो क्या है, कांस्टेंट। L डिस्टेंस होती है, दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो इसका मात्रक हो गया भाई कूलाम इनटू मीटर। विमा देख लीजिए, आवेश की विमा कितनी होती है,
A1 T1 और L की विमा L1, तो टोटल विमा कितनी आ गई इसकी M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा आ गई हमारे पास। हमेशा बताता हूं मैं एक बात, सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा बतानी पड़ेगी, तो दिशा भी देख लो भाई। इसकी जो दिशा होगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी क्या होगी, दिशा होगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सारी बातें लिख चुका हूं मैं। अगर इसी विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो उसकी द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पी वेक्टर की डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ये यहां तक जो भी बातें थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित खत्म हो चुकी हैं। अब देखो एक टॉपिक आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यार, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली अक्षीय कंडीशन पे, दूसरी निरक्ष पे। यानी कि पहले लिख रहा हूं मैं, पूरी ले लेता हूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये एक डेरिवेशन है, हम इसको हल करते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। इतना ध्यान रखना कि P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2 है। देखते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं इस डेरिवेशन को बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं, कोशिश करना ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। विद्युत द्विध्रुव, पहला वर्ड दिया हुआ है, हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये लो, मैंने इसको प्लस क्यू आवेश बोल दिया और ये दूसरा मेरे पास यहां ले लिया मैंने माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ली थी। कितनी डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस। ये इनका मिड पॉइंट हो गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, O। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष इसका इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो ये हमारे पास ये क्षैतिज रेखा है इसे हम अक्ष बोलेंगे। जैसे आप इधर ले लो या आप इधर ले लो, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां कोई भी एक बिंदु ले सकते हो। इधर मेरे पास थोड़ी जगह कम थी, मैं इधर ले लेता हूं इसको, ये लो, मैंने अक्ष पे कोई बिंदु ले लिया P, ठीक है। अक्ष पे कितना बिंदु लिया है मैंने, P। इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब बिंदु P पे हमारा क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जो बिंदु P ले रहे हो वो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य से हमने जो डिस्टेंस मानी है R बोल दिया, कितने डिस्टेंस पे है हमारे पास, वो R बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब देखो माइनस क्यू के लिए भी जरूरत पड़ेगी, तो माइनस क्यू से ये बताओ मेरे को, माइनस क्यू जो है वो कितनी दूरी पे है बिंदु P माइनस क्यू से। देखो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, R, और ये डिस्टेंस कितनी है, L। तो बच गई कौन सी, ये, तो ये डिस्टेंस बच गई हमारे पास R माइनस L। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद में प्लस क्यू वाले आवेश को देख लो, प्लस क्यू वाला आवेश यहां से है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस ये तो है R, ये कितनी थी L, तो ये जो ऐड हो जाएगी ना,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, r प्लस l। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे हल करता हूँ। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली, तो वो मैं E1 बोल दूं क्या उसको? देखो E1 की वैल्यू हमारे को पता है यहाँ तक कि E1 की वैल्यू कितनी आती है, E = KQ/R², जो कि लास्ट वीडियो थी अपनी, उसमें हमने देखा था अच्छे से कि E = क्या आएगा, KQ/R²। तो ये लो मैंने K लिख दिया, Q की जगह क्या आ रहा है, प्लस का Q है तो मैंने Q लिख दिया। ये लो R², R देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, R + L है ना, तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया ये लो R + L²। ठीक है यहाँ तक? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? लेकिन वही बात आ गई, सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, तो दिशा लिखते हैं। देखो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा लिखेंगे, तीव्रता की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होती थी, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर, धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर। धनावेश ये है, यहाँ इसकी डायरेक्शन लिखनी है, धनावेश से दूर बताओ इस डायरेक्शन में चला जाएगा नहीं चला जाएगा, इस डायरेक्शन में मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, E1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समीकरण नंबर 1 दे चुके हैं हम। आगे देखो वही कि -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, मैंने उसको E2 बोल दिया हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, E2। E2 वही E की वैल्यू तो वही KQ/R², तो ये लो मैंने K लिख दिया। आवेश कौन सा है, -q, परिमाण लेते हैं तो वही Q आएगा बटे R²। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है बिंदु P के लिए, R - L, तो ये लो भाई R - L का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 बोल दूंगा मैं इसको। सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। डायरेक्शन बतानी है वापस। देखो ऋणावेश है ना, तो ऋणावेश की और, तो बताओ E2 की दिशा इस डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी डायरेक्शन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो E1 E2 आ गया, कोई तीसरा आवेश नहीं बचता, तो हम बिंदु P पे टोटल निकालना है हमारे को, इसलिए हम कह देते हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परिणाम कितनी रहेगी, E वेक्टर इक्वल टू, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से जोड़ देते हैं हम इसको, E1 इस डायरेक्शन में है, E2 किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में, दिख रहा है हमारे को अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होगा या फिर इनको हम घटाएंगे, ऐड हो गया हमारा, क्योंकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनको घटा देंगे हम। जैसे इसको घटा रहे हो तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ कि अब दोनों अलग अलग दिशा में हैं, तो मैंने लिख दिया E2 - E1। भाई डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत दिशा है, तो एक दूसरे में ये माइनस हो जाएंगे। जरूरी नहीं है आप E2 - E1 करो, आप E1 - E2 भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसा आपको सही लगे वो करना। मैं यहां इसको करता हूं आगे। देखो E वेक्टर आ रहा है मेरे पास, तो मैंने लिख दिया ये लो E वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर ये है ना, तो मैंने E2 की जगह E2 की वैल्यू लिख दी, ये लो भाई KQ/R - L का स्क्वायर माइनस E1 की जगह क्या जाएगा, वही देखो E1 की जगह E1 की वैल्यू, तो KQ बटे R + L का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला काम देखो,
इसको आगे हल करते हैं हम। अब तो जोड़ बाकी बच गया हमारे पास, मैथ है सिर्फ। देखो ई वेक्टर इक्वल टू, दोनों को आगे हल कर रहा हूं मैं, तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे मैंने इनका एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया मेरे पास आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। ये तो अच्छे से आता होगा। आर माइनस एल के स्क्वायर से इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ तो क्या बच गया मेरे पास, के क्यू और आर प्लस एल का स्क्वायर। और आगे क्या बच रहा है भाई, देखो चीज यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने, के क्यू ऐसे कैसे चल रहा था तो मैंने के क्यू लिख दिया, आर प्लस एल से तो आर प्लस एल निकल लेगा, तो यहाँ बच गया आर माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? इसके आगे के लिए देखो ओरल करते हैं इसको। ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू वो स्टैंड था, दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या बच गया मेरे पास, देखो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना बच गया भाई, आर माइनस एल का स्क्वायर। और उनमें क्या चल रहा है हमारे पास, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? इसके आगे देखो अगला काम क्या बचता है हमारे पास, जैसे जैसे जो आपको दिख रहा है अब वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो यहां जाते हैं मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देता हूं मैं इसको सीधा सा, तो ये लो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला गया, माइनस का साइन है, माइनस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है? ऊपर खुल चुके हैं, नीचे देखो इसमें कुछ a माइनस बी, a प्लस बी, यान हो गया ना फॉर्मूला एक, मैं लिख देता हूं यहाँ, एक फॉर्मूला आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, याद होगा ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला मैं यहां लगाता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और देखो स्क्वायर लगा हुआ था तो मैंने ये लो स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे हल करते हैं। देखो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू ऐसे कैसे चल रहा है, आगे देखो इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगी, तो ये तो आ गया ऐसे कैसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का आर स्क्वायर, इससे होगा तो माइनस का एल स्क्वायर, इससे होगा तो प्लस 2rl। अब कुल में क्या चल गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लो भाई ऐसे कैसे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाता है, 2rl कितना हो गया भाई, 4rl। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर कि ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू इंटू 2r l, क्योंकि ये rl और ये rl दोनों जुड़ेंगे तो दो गुणे हो जाएंगे। अब में क्या चल रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया कि P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2l। देखो भाई यहां से कि E वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2l, इसकी जगह P हो जाएगा तो 1 2 बच जाएगा, ये आ गया आगे K कोस्टेंट था ऐसे कैसे, और ये तो P बन गया, तो ये लो P बटे में क्या बच गया भाई, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो अब एक छोटा सा काम और करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ R जो था मेरे पास जो है वो ये है, R मेरे पास ये है, L की कंपैरिजन में R की वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि R जो है ना वो बड़ा है किससे, L से, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास
आर स्क्वायर, यहां तक स्क्वायर चल रहे हैं दोनों, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान्य। आर स्क्वायर की तुलना में जैसे इसको कंपैरिजन करा रहे हो, एल स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, तो क्या बच जाएगा आपके पास? देखो ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, इक्वल टू में कितना चल रहा है आपके पास 2k p अपॉन, ये तो नेगेटिव 0 हो गया, ये कितना बच गया, आर स्क्वायर बच रहा है, सॉरी यहां आपके पास एक आर भी था, तो वो आर भी मैंने यहां लिख दिया। यहाँ आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर 0 हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 हो जाएगी, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कटता है, तो ई वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन आर, यही होता है हमारा जो फाइनल आंसर था। समीकरण नंबर मैंने इसको ए बोल दिया, इक्वेशन नंबर ए। अब देखो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या जाएगा, सदिश रूप में लिखने पर जैसे आपने सदिश रूप में लिखा तो ये आ गया भाई ई वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप क्यों लिखिए, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लिख रहे हैं। अब देखो आगे दो तीन बातें और सीखते हैं थोड़ी सी, कि समीकरण नंबर जो ए था उससे क्या स्पष्ट होता है। सबसे पहली बात, समीकरण नंबर ए से स्पष्ट होता है, समीकरण ए से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होगा, सबसे पहली कंडीशन में कि जो पहला पॉइंट था हमारे पास वो तो ई जो है ना वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो r की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, पहला कंडीशन। दूसरा पॉइंट कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करती, कहीं भी आवेश नहीं है इसमें। तीसरा बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो P के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर निर्भर करती है और उसी की डायरेक्शन में होगी। यहां तक कोई दिक्कत, ये अपना टॉपिक जो था वो खत्म होता है। एक बार वापस सुन लेना, याद कैसे करना थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले एक चित्र बनाना है अच्छे से, जो हेडिंग दी हुई है मैंने चित्र बनाते टाइम उसको समझाया था। दूसरी बात, चित्र बनाने के बाद में अब पहले तो प्लस क्यू से निकाल लो, फिर माइनस क्यू से कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, दोनों का ध्रुवण के सिद्धांत से जोड़ना है। जोड़ने के बाद वापस उसको हल करते जाना है, जैसे जैसे मैथ बोलती है वैसे वैसे हम इसको हल करते जाते हैं। तरीका याद होना चाहिए। देखो दूसरी जो डेरिवेशन मैं यहाँ करने वाला हूँ वो डेरिवेशन में भी सेम ये का यही पैटर्न में यूज लूंगा अपने तरीके से, इसी तरीके से मैं उसका आंसर निकालूंगा, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा पॉइंट वही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो जैसे अभी मैंने पहली डेरिवेशन की है वैसे ही वैसे मैं दूसरी डेरिवेशन को हल करता हूं। पहला पॉइंट मैंने अभी विद्युत द्विध्रुव लिया था, यहाँ वही विद्युत द्विध्रुव में यहाँ लेता हूं। देखो यार
ये मेरे पास पहला, ये मेरे पास कोई दूसरा आवेश है। इसको मैंने प्लस क्यू आवेश बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, माइनस क्यू आवेश। दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पे हैं भाई, ये 2l दूरी पे। ये लो भाई, मैंने बोल दिया कितनी डिस्टेंस हो गई, ये 2l डिस्टेंस पे के कारण उसके निरक्ष पर, देखो अगला क्या आ रहा है हमारे पास, निरक्ष। अक्ष लिया था तो इस डायरेक्शन में चले थे हम क्षैतिज पर, निरक्ष लेंगे तो ऊर्ध्वाधर पे जाएंगे। ऊर्ध्वाधर बीच का मिड पॉइंट से लिया था तो मिड पॉइंट मैंने ओ बोल दिया। यहां से आर दूरी पे गए हम, कितनी दूरी पे गए हैं, वही आर दूरी पे। एक बिंदु पी ले लिया हमने आर डिस्टेंस पे। अब देखो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, एल। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां एंगल थीटा बोलूं, यहां भी एंगल मैंने कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? इन दोनों के बीच में अगर ये एल है, ये आर है, वो पाइथागोरस पर में एक समान समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। शायद ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, इतना तो जानते हो गया। ये आर है, ये एल है, तो वापस इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगाते हो तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो पहला काम मैंने क्या किया था, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने वही लिख दिया मैंने कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 बोला था, मैंने E1 लिख दिया। तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहां भी क्या आ जाएगा मेरे पास, के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, देखो आर की वैल्यू कितनी चल रही है, अंडर रूट, ये तो है ना डिस्टेंस, तो आर की जगह मैंने ये ले लिया, तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखो, प्लस क्यू के बाद में अगला पॉइंट मैंने उस लास्ट डायरेक्शन जो थी ना मेरी अक्ष वाली, उसमें जो किया था वो कर रहा हूं मैं यहाँ। अगला पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस क्यू आवेश। तो ये लो भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण जैसे बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास E2 वेक्टर इक्वल टू, देखो वही के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो के क्यू बटे आर, आर की वैल्यू बताओ ये आएगी नहीं आएगी, स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो दो लाइन जो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो हमने एक काम किया था यहाँ, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले मैं यहाँ कुछ बातें लिखता हूं। देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आर एच एस पार्ट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर एच एस पार्ट दोनों का सेम है, एल एच एस पार्ट भी सेम हो जाएगा। 1 और 2 से मैं ये कह दूं क्या कि E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? देखो अब कह देता हूं मैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी एक मिनट, देखो जब मैं ये डायरेक्शन, इनको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख रहा था तो इनकी डायरेक्शन भी देख लेना साथ साथ। E1 प्लस क्यू आवेश के कारण था, तो प्लस क्यू आवेश के कारण धनावेश से दूर होगा, तो E1 की डायरेक्शन तो जाएगी
इस डायरेक्शन में, E2 माइनस के कारण था तो ऋणावेश की ओर ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये लो भाई E2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये इनके बीच में जो एंगल बन जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना? अब देखो परिणाम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर दो राशियां हैं हमारे पास, सदिश राशियां, अगर उनके बीच में बल वगैरह लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाए, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है और कोई एंगल आता है बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। जैसे यहां मैं इसके लिए लिख देता हूं सीधा ही कि E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना एंगल है यहाँ 2 थीटा, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये अध्यारोपण का सिद्धांत का, जहां हम अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा रहे थे, जो 11th का टॉपिक है हमारे पास, उसमें जाके देखना आप अच्छे से, वहां सब कुछ मिलेगा, रिपीट करके देख लेना एक बार। तो यहां आ गया हमारे पास कि E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो क्या करूं मैं यहाँ, E1 और E2 दोनों बराबर है ना, E2 की जगह जैसे आप E1 लिख दो, जैसे E1 की जगह आप क्या लिख दो E2, मैं लिखता हूं देखो E1 का स्क्वायर प्लस इस E2 की जगह में लिख दिया E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1, E2 की जगह क्या लिख देता हूं मैं E1 कोस 2 थीटा। E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E1 ये भी कितना हो गया 2 E1 का स्क्वायर, और ये आ गया भाई कोस 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे देखो कि E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? कॉमन आ गया, ये तो 2E1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बच गया भाई यहाँ 1 प्लस ये तो कॉमन चला गया, यहाँ कितना बच गया कोस 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखो, जब मैथ तुम पढ़ते हो तो मैथ में एक फॉर्मूला काम में आता था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। याद होगा अच्छे से ये फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ लिखता हूं, तो मेरे पास ये आ गया कि E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 E1 का स्क्वायर और 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह लिखा हूं मैं ये है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। आगे देखो, तो E वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 E1 का स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा था मेरे पास, वो ऐसे कैसे आ गया? कोई दिक्कत है? 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, खोलते हैं हम इसको, 4 का अंडर रूट कितना होता है भाई 2, E1 के स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा E1, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा कोस थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो, मान रखने पर जैसे आपने मान रखा तो देखो E वेक्टर इक्वल टू 2, तो ऐसे कैसे आ गया? E1 की वैल्यू कितनी चल रही है KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये लो KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू कोस थीटा। कोस थीटा चाहे से आप इस ट्रायंगल में लगा लो, चाहे से आप इसमें लगा लो, आपके पास जो वैल्यू आती है त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से, वो देख लेना आप, वो आ जाएगी आपके पास L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो इतना करने के बाद तो ये आंसर ही आ गया इसका। E वेक्टर चल रहा है ऐसे कैसे, ये लो भाई E वेक्टर है इक्वल टू, देखो 2 है K Q इंटू L है, K को ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2 ये रहा L ये रहा 2L, वही फॉर्मूला बन गया ना, कौन सा कि P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L।
इसको मैं लिख देता हूं यहाँ, तो ये तो बन गया के और आगे क्या बच गया हमारे पास पी। अपॉन में क्या चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, यहाँ तो 1 है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो इसके बाद में अगला काम आपने क्या किया था यहाँ तक, तो यहाँ आर की वैल्यू जो है वो एल से बड़ी है, इसलिए क्या आ जाएगा भाई कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जैसे आप इसे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य करते हो तो ये क्या बच गया आपके पास कि ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन, ये तो 0 हो गया तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी सिर्फ 3/2, 2 से 2 कट जाता है, तो ये आ गया ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन आर पी। इक्वेशन नंबर बी बोल दिया मैं इसको, वो समीकरण ए था, ये समीकरण क्या आ गया बी। आगे अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा था उसमें, सदिश रूप में लिखने पर, जैसे आपने सदिश रूप में लिखा तो वही ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया सदिश रूप में लिखने पर। देखो समीकरण बी से क्या क्या बातें स्पष्ट होती है, वही पहली बात ई की वैल्यू आर क्यूब की व्युत्क्रमानुपाती होगी, दूसरी बात अब इसके ऊपर ये भी डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन इसकी भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अनुदिशी ही होगी, क्योंकि ये भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा इस डायरेक्शन में था वो का वो मैंने यहाँ किया है, देख लेना आप वापस से कि पहले सबसे पहले चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद पहले प्लस के कारण फिर माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया है। जैसे जैसे मैथ बोलती जा रही थी मैं मैथ के तरीके से उसको हल करता गया और अपना आंसर आ जाता है इस जगह जाके। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हो। देखो एक छोटा सा टॉपिक और बच गया इसका, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल तथा बलाघूर्ण, बल तथा बलाघूर्ण। देखो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जब भी मेरी कोई डेरिवेशन होगी मैं वापस कह रहा हूं किसी भी डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं होगी, जो हेडिंग है उसी हेडिंग के आधार पे मैं डेरिवेशन करता हूं। देखो सबसे पहले क्या कहा इसने, एक समान विद्युत क्षेत्र। मैं एक विद्युत क्षेत्र लेता हूं, ये लो भाई, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर बोल देता हूं मैं, एक समान है, बराबर है, सेम डायरेक्शन में है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण, पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं हम यहाँ, कोई देखो जैसे आपकी चौक सीधा ले सकते हो, यहाँ ऊर्ध्वाधर भी ले सकते हो।
अगर आप, जब मैं चाह रहा हूं कि हर कंडीशन में अलग अलग हो और मैं हर बार डायरेक्शन अलग अलग न करके एक ही डायरेक्शन में काम हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसे इसी एंगल पे, अब जो एंगल आप दोगे मेरे को, मैं उसी एंगल से उसको हल कर दूंगा। यहां है एक यहां है, इस जगह मैंने इसको प्लस क्यू बोल दिया, और ये कैसा चार्ज आ गया मेरे पास, माइनस क्यू चार्ज है। विद्युत द्विध्रुव जो था, ये इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है भाई, थीटा एंगल पे है। या आप यहां लेना चाहो तो इसको मैं यहां ले लेता हूं कि कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ ये डिस्टेंस हमारे को पता है कितनी होती है, 2l होती है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों अक्षों के बीच की दूरी 2l लेते हैं। देखो मैं लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी तो ये भी ले लेता हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास, अगर ये देखो 2l है, थीटा के अंदर से लेके जाते हो cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा। सदिश राशियां जो होती है उसमें कंपोनेंट लेते हैं उसका घटक, उसको देखना अच्छे से। तो यहाँ अगर इसको थीटा के अनुदिश घुमाओगे तो ये cos थीटा से मल्टीप्लाई होता है, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन लेके जाते हो तो ये डिस्टेंस आती है आपके पास, एक मिनट, ये डिस्टेंस होगी आपके पास 2l sin, क्योंकि 2l है और थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो सबसे पहले जितनी भी जहां तक की बातें थी मैंने चित्र बना चुका हूं मैं वैसे वैसे। अब आगे देखो, के कारण बल की बात करते हैं। इसके कारण जो बल हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में Q इंटू ई हो जाएगा। इसके कारण जो बल होगा वो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, Q ई। ये प्लस था तो प्लस का, ये माइनस है तो माइनस का। ये फॉर्मूला कहां से आ गया, क्योंकि तुम्हारे को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट बोलते हैं। वज्र गुणा कराओगे तो F इक्वल टू Q नोट इंटू E वेक्टर। इस फॉर्मूले से ये QE इस डायरेक्शन में, ये QE इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और देखो इनका जो चिन्ह था ये प्लस का है, ये माइनस का है हमारे पास। जब दोनों को टोटल को ऐड करते हो तो हमारे पास जो परिणामी बल होगा वो परिणामी बल कितना जाएगा भाई, परिणामी बल F वेक्टर इक्वल टू QE प्लस का, और ये माइनस का है तो माइनस का QE, तो F वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0। परिणामी बल तो कितना आ गया, 0। अब देखो आगे बल आघूर्ण, भाई बल तो निकाल चुके हैं हम, बल आघूर्ण बच गया। तो बल आघूर्ण, पहले इसका फॉर्मूला देख लो, बल आघूर्ण का क्या होता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया कि बल इंटू लंबवत दूरी, ये तो होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। देखो बल आघूर्ण को लिख दिया मैंने, टो से लिखते हैं तो टो से लिख दिया। बल कितना है भाई, कोई सा भी एक बल का परिमाण ले लो, बल का परिमाण लोगे तो कितना आएगा वो, QE इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी है ये, 2l sin थीटा, तो लंबवत दूरी ले ली मैंने 2l sin। यहां तक कोई दिक्कत। इसके आगे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, टो इक्वल टू Q, सॉरी देखो ई को पहले लेता हूं मैं, ई ऐसे कैसे, Q 2l, Q को बाद में और 2l को पास, sin थीटा। कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहां तक समझ में आ गया और शायद ये बात है। अब आगे देखो, ऐसा करते ही मेरे पास वापस से फॉर्मूला बन गया कि P वेक्टर इक्वल टू में क्या आ गया भाई, Q इंटू में 2l। तो देखो इस Q इंटू 2l की जगह क्या लिख दूं मैं, P लिख सकता हूं सीधा सा। तो ये लो भाई, टो इक्वल टू E P, और ये क्या आ गया, sin थीटा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि टो इक्वल टू PE sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। टो इक्वल टू क्या आ गया, PE sin थीटा। दो सदिश राशियों का सदिश गुणन पढ़ा होगा ना, A वेक्टर गुना B वेक्टर इक्वल टू AB sin थीटा। यहां कितना आ गया हमारे पास कि हम लिख सकते हैं इसको कि टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। कोई दिक्कत है भाई यहां तक किसी को। तो वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, P वेक्टर इंटू E वेक्टर।
इक्वेशन नंबर इसको मैं ए बोल देता हूँ। ये खत्म हो जाता है यहाँ बल तथा बलागुण दोनों बातें यहाँ खत्म होती है। लेकिन देखो कुछ कंडीशन ली जाती हैं, वो भी देख लेते हैं साथ, जब इतनी बातें पढ़ ली तो। स्थिति फर्स्ट कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा बराबर आप 0 डिग्री ले लेते हो तो देखो क्या आ जाएगा, टो इक्वल टू पी ई साइन, और थीटा इधर क्या ले लेंगे 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, तो पी ई और साइन 0 इधर क्या लिख दिया मैंने 0। बताओ टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टो इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई कराते ही 0। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरी कंडीशन, स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टो इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90, थीटा इधर क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ थीटा इधर क्या 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो मैं लिखता हूँ सीधा सा यहाँ कि टो इक्वल टू पी ई इंटू 1, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, टो इक्वल टू पी ई। सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं हम साथ ही। अब स्थिति थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 हो, फिर 180 हो गया तो टो इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, देखो बता देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां 0 डिग्री होता है, यहां पाई होता है 180, जितना यहां होगा उतनी वैल्यू यहां होगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो 0 पे जो मान था वो यहां, तो ये आ गया पी ई इंटू 0, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, टू इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहां तक? ये हमारे पास इस टॉपिक की जो भी बातें थी वो सारी की सारी खत्म होती है। देखो वापस मैं एक बात बताता हूँ, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 12वीं क्लास थी उसका जो पहला चैप्टर होता है आवेश और उसके गुण, वो पूरा खत्म हो जाता है एक एक टॉपिक के साथ। आपको काम सिर्फ इतना करना है कि यहाँ जो भी टॉपिक जो था समझ में नहीं आता है उसको वापस से रिपीट करके देखना है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, मैं अपने नंबर, हर वीडियो में मेरे नंबर होंगे, आप मेरे को वहां व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, उसका आंसर जो होगा सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर होगा मेरा। तो यहाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ वापस आपको कि ये 9057159820। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, आंसर मैं उसका जरूर दूंगा। बाकी हर वीडियो जो देखो, एक छोटी सी बात हो रही है यहाँ कि थ्योरी का जितना भी पार्ट है वो सारा मैं क्लियर करा चुका हूँ। कोई भी किसी भी चैप्टर की थ्योरी में एक भी छोटा भी टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक भी मैं नहीं छोड़ूंगा, जहां तक कोशिश होगी तहां तक। अगर कोई गलती से रह जाता है वो बात एक अलग है, बाकी मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल के लिए जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी तो मैं वीडियो बना दूंगा यहाँ। बाकी उनकी जो न्यूमेरिकल और भी होंगी जो हमारे पास प्रैक्टिस होगी उसके लिए अलग से वीडियो होगी, उनको देख लेना आप। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। और हो सकता है जब ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास इकट्ठे हो जाएं तो मैं उनकी वापस एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर।